राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच तेज है। धर्मसेना प्रमुख और हिंदुवादी नेता संतोष दुबे ने एसआईटी को कई अहम सबूत भी सौंपे हैं। ये इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आपको बता दें, धर्मसेना प्रमुख और हिंदुवादी नेता संतोष दुबे ने एसआईटी को कई अहम सबूत सौंपे हैं। हालांकि उनके ट्रस्ट पर आरोप चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है, वो ट्रस्ट के खरीदी गई भूमि पर भी सवाल उठा रही हैं। उनका आरोप है कि ट्रस्ट ने भूमि खरीद में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की है। कल भी एसआईटी प्रमुख डीआईजी वैभव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 15 मिनट तक उनसे बातचीत कर मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली थी। संतोष दुबे का दावा है कि उन्होंने एसआईटी को कई अहम सबूत सौंप दिए हैं। संतोष दुबे ने एफआईआर में नामजद 4 लोगों पर कार्रवाई की मांग भी दोहराई। तो वहीं संतोष दुबे ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री की पहल से जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें संतोष दुबे ने एसआईटी को कई अहम सबूत सौंपे हैं। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा। राजीव, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि संतोष दुबे ने एसआईटी को कई अहम सबूत सौंपे हैं जिससे जांच में और सहयोग मिल सकता है, क्या कुछ सबूत है? किस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? जी देखिए, संतोष दुबे लगातार इस मामले को लेकर के आक्रामक हैं। वो मुख्य रूप से ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर निशाना साधते रहे हैं। उनका ये कहना रहा शुरू से कि इन तीनों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक निष्पक्षता का मामला नहीं माना जाएगा। यानी निष्पक्ष कार्रवाई के लिए इन तीनों के खिलाफ उन्होंने शुरू में ही एक तहरीर दी थी जो अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उनका मुख्य आरोप इन्हीं पर था और रमा सिंह यादव टिन्नू पर था। तो रमा सिंह यादव टिन्नू तो इस मामले में गिरफ्तार होकर जेल में हैं। इन 3 पर कोई अभी तक कार्रवाई पुलिस के स्तर से नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई हो। कल जब उन्हें पुलिस ने बुलाया था और एसआईटी के सामने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, तो उन्होंने इन तीनों को निशाना बनाते हुए कई बातें कही और ट्रस्ट को कहा कि एसआईटी को कहा कि मैं इससे संबंधित साक्ष्य भी दे सकता हूं। एसआईटी ने इन्हें आज का समय दिया था और कहा कि आप इससे संबंधित साक्ष्य हमें दीजिए, और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ के सीओ के कार्यालय में या कोतवाली पुलिस के पास जाकर के अपना साक्ष्य दे सकते हैं, जो एसआईटी को मिल जाएगा। उस साक्ष्य में इनका कहना है कि तीनों दोषी पाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इन्हें उम्मीद भी जताई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, वो कार्रवाई बड़ी करना चाहते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बड़ी कार्रवाई इसमें हो सकती है। अब देखना होगा कि इनके द्वारा जो सबूत सौंपे जा रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई आगे होती है और एसआईटी जो 15 जुलाई के बाद कभी भी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है उसमें क्या रिपोर्ट देती है। जी चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए राजीव आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को होने वाली बैठक में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर, जिसमें 22 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बड़े बदलाव भी हो सकती है। सीईओ के चयन पर विचार करने के अलावा ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। और इसी के साथ विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन से रिक्त हुई स्थान के अलावा चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे से रिक्त 2 स्थान पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी इस्तीफे की इच्छा जताई है। तो इस्तीफे के बाद अब एक और इस्तीफा, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ये सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। राजीव, क्या लगता है, यहाँ पर अब एक और इस्तीफे की बात सामने आ रही है। गोविंद देव गिरी ने भी इस्तीफे की इच्छा जताई है। जी देखिए, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि चूंकि पुणे में रहते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोषाध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है ट्रस्ट के संचालन में। जो हस्ताक्षर होता है चेकों पर, वो अध्यक्ष का या कोषाध्यक्ष या महासचिव 3 में से 2 का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। तो आमतौर पर जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, वो बीमार रहते हैं, वो ज्यादा गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, बड़ा कद उनका, इसलिए अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। तो कोषाध्यक्ष और महासचिव को सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। गोविंद देवगिरी के बाहर रहने से समस्या आमतौर पर आती है। ऐसे में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अयोध्या के रहने वाले किसी जो ट्रस्ट के सदस्य को दी जा सकती है, जिसे आगे नामित किया जाएगा। अभी फिलहाल जो 3 लोग थे उसमें एक निधन हो गया, 2 का इस्तीफा हो चुका है, तो 3 नया चयन भी होना है अगली बैठक में। उसमें से किसी एक को कोषाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। स्वामी गोविंद देवगिरी को अगर मनाया जाएगा तो तभी वो कोषाध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं, ट्रस्ट में सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं। एक बदलाव बड़ा देखने को मिल सकता है कि 22 जुलाई को क्या फैसला इस पर लिया जाता है।
गोविंद देवगिरी के जुड़े लोगों के जरिए जानकारी सामने आई है कि कोषाध्यक्ष का पद जिम्मेदारी वाला है, इसलिए वो इसे नहीं लेना चाहते हैं। तो ट्रस्ट को इस पर विचार करना पड़ेगा अगली बैठक में अपने। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ विचार विमर्श होता है। बहरहाल इस पर महाराज धीरेन्द्र दास का क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनिए आप। पूजा पाठ समय पे गए थे, पूजा पाठ बहुत कार्य चल रहा है, अब भीड़ बनी है। अच्छा महाराज जी, ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। आप गोविंद देवगिरी महाराज ने भी इस्तीफे की इच्छा जताई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? वो तो मीटिंग में जो होगी, जो गलती दे दी होगी, गलती माने होंगे तो इस्तीफा स्वीकार, जो गलती नहीं उसका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं है। लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है गोविंद देवगिरी महाराज ने। सबकी इच्छा अलग अलग होती है, हम सुनते रहेंगे। जब हमारे समझ में आया गलती है तो हम मान लेंगे, हाँ ठीक नहीं, हम गलती नहीं माने किसी का। अच्छा, इस पूरे में भी सुनवाई है दान चढ़ावे चोरी की, कैसे देखते हैं आप? बड़ा सौभाग्य रहा कि रामलला का काम सुप्रीम कोर्ट में चला गया। रामलला भी समाज की बात माने, उनको राजा बना था, नहीं माने वनवास में चले गए। तो रामलला का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय आएगा वही मान्य होगा, सब ठीक भी हो जाएंगी। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। राजीव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से जानकारी है कि बड़े बदलाव भी आगामी जो बैठक होनी है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, राम मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगता है जो बड़े बदलाव की बात की जा रही है, किस तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं, किस तरह के बड़े बदलाव की सुगबुगाहट महसूस की जा रही है? जी देखिए, एक तो सीईओ की तैनाती होनी है, उसके लिए एक सर्च कमेटी बनी हुई है 3 सदस्यीय, और सर्च कमेटी सीईओ के लिए आवेदन भी मांगा है कमेटी ने, और 18 जुलाई तक आवेदन मांगा गया है। 18 जुलाई तक जो आवेदन प्राप्त होंगे उस पर सर्च कमेटी विचार करेगी और फिर उसमें से 3 नाम तय करके ट्रस्ट की अगली बैठक में रखेगी। यानी 22 जुलाई की बैठक में 3 नाम सीईओ के लिए रखे जाएंगे, उनमें से किसी एक नाम का चयन ट्रस्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो सीईओ की तैनाती होगी तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पूरा प्रबंधन, डे टू डे वर्किंग और उसकी निगरानी की सारी व्यवस्था, वहाँ का पूरा प्रबंधन सीईओ के अधीन आ जाएगा और सीईओ ट्रस्ट के पद जवाबदेह होगा। यानी ट्रस्ट की जब भी बैठक होगी तो सीईओ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में, राम मंदिर के प्रबंधन के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा जो ट्रस्ट में 3 पद रिक्त हैं, उन पर 3 नए नाम तय करने पर भी विचार हो सकता है, जिसमें राजा अयोध्या यानी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो गया था, चंपत राय जो महासचिव थे उनका इस्तीफा हो गया है, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। तो 3 पद इस तरह से खाली हुए हैं ट्रस्ट में, उन पर 3 नए नामों के चयन पर विचार होगा और फिर कैसे आगे व्यवस्था बनाई जाए, क्या बदलाव किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो 22 जुलाई की जो बैठक होने वाली है वह 15 जुलाई के बाद आने वाली एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट के बाद होगी। तो उस विस्तृत रिपोर्ट पर भी ट्रस्ट विचार करेगा और सुधारों के बारे में जो उसमें बताए गए होंगे, जो सुझाव दिए गए होंगे रिपोर्ट में, उसे भी लागू करने पर विचार होगा। तो 22 जुलाई की जो बैठक होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और ट्रस्ट में उसके बाद बदलाव साफ साफ दिखाई देगा। जी ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की राजीव, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक के बाद एक नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब ये नई जानकारी सामने आ रही है कि दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है। दरअसल मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की पीठ करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें चढ़ावा चोरी की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी शामिल है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। सूत्रों के माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। तो वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और साथ ही साथ सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांगी है। तो वहीं विपक्ष राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी और संघ को घेरने में जुटा हुआ है। तो वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, जिस तरह से जानकारी है कि 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ ये 4 याचिकाएं हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि ये चारों याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। 3 जजों की खंडपीठ ये सुनवाई कर रही। जस्टिस सूर्यकांत की
अध्यक्षता वाली खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है। जो 4 याचिकाएं दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उन चारों में लिखा गया है कि 2020 से गठन से लेकर अब तक का कि पूरी जांच की जाए, कितना चंदा आया, कितना खर्च हुआ और कहाँ विदेशी चंदा अगर आया तो कितना चंदा आया, पूरा लेख इस पर जांच की जाए। तो उसके लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग की गई है और स्वतंत्र जांच एजेंसी के मतलब इस याचिका में ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर न्यायाधीश को नियुक्त करे जो इस मामले की जांच करे। चूंकि अभी याचिका स्वीकार कर ली गई थी और अभी सुनवाई शुरू हुई है, तो ऐसे में लगता है कि आज पहले दिन, चूंकि इसमें कई पक्षकार हैं, तो चारों जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से याचिका दाखिल की है, तो हो सकता है कि आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया जाए। एसआईटी की चूंकि जांच चल रही है, 15 जुलाई तक रिपोर्ट दिया जाना है और इसके अलावा केंद्र सरकार, ये तीनों पक्ष को हो सकता है कि आज नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि क्यों नहीं आप अपनी ओर से प्रतिवेदन दें कि क्या इस मामले में क्या किया, आपने क्या किया और अभी तक डेवलपमेंट क्या हुआ। तो चूंकि एसआईटी की जांच चल रही है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्देश दे कि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसकी प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट में दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि उनकी निगरानी में एसआईटी की जांच हो। ये तमाम चीजें आज सामने आने वाला है। लेकिन जो जांच में जो मांग की गई है उसमें यही कहा गया है कि अब तक जो इतना चंदा आया है उसकी जांच की जाए, वो देसी चंदा हो, विदेशी चंदा कितने दान में आया, पूरी जानकारी उसकी दी जाए। उसके लिए एक जांच एजेंसी की मांग की गई है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग वाली जो याचिका है उसको स्वीकार करती है या फिर प्रारंभिक रूप में किन किन नोटिस जारी करती है। अगर नोटिस जारी करती है तो फिर क्या एसआईटी को क्या दिशा निर्देश देती है, तमाम चीजें कुछ ही देर के बाद जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल कमलेश, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि जस्टिस सूर्यकांत जो इससे पहले भी कई बड़े ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर अब बेसिकली इस मामले को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब जब उनके पाले में ये मामला चला गया तो इस मामले पर राम मंदिर जो लगातार मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट निश्चित रूप से अगर कोर्ट संज्ञान लेकर के अगर नोटिस जारी करती है और कहती है कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाए या फिर एसआईटी निगरानी में जांच हो, तो निश्चित रूप से असर पड़ सकता है। इसका जांच का जो दायरा है वो व्यापक हो सकता है। अब तक तो जांच चोरी की जा रही थी, जो 8 लोगों ने वहां चोरी की उसकी जांच, 2 साल में जो चोरी हुई उसकी जांच कर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई एसआईटी जिसकी निगरानी करता है तो हो सकता है कि जांच का दायरा व्यापक हो सकता है। जो जांच की मांग की गई है वो 2020 से लेकर अब तक की पूरे दान की जांच की मांग की गई, तो इसमें निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है और 15 जुलाई तक एसआईटी की रिपोर्ट आनी है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आप इस पर पूरा क्लियर हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक अप्रीहेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईटी जांच को अपनी निगरानी में ले सकता है। ये हो सकता है, बहुत संभावना इसकी बनी हुई है, क्योंकि इसका जांच का दायरा इसमें बड़ा करने की मांग की गई है। और स्वतंत्र जांच एजेंसी की जहां तक बात आई है, क्योंकि जब एक जांच से कोर्ट ने संतुष्ट नहीं होगा फिर दूसरा जांच एजेंसी बैठाती है। तो फिलहाल इसमें लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी। उसके बाद अगर उस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए पक्षकार या जिन लोगों ने याचिका दाखिल की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगला स्टेप उठाएगी। लेकिन पहला स्टेप यही है कभी नोटिस जारी होने वाला सभी संबंधित पक्षकारों को। इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर। ये बड़ी खबर, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राम मंदिर को लेकर, जिसमें इस पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला, एक तरह से बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रहा है कि नोटिस जो है ट्रस्ट को जारी कर दिया गया है। केंद्र और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा गया है और इसी के साथ सोमवार को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जहां पर आपको बता दें एसआईटी जांच का स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, लगातार सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर, ये जो मामला है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुनवाई लगातार जारी है, ऐसे में ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आज पहली बार सुनवाई में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चारों याचिका स्वीकार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट तभी इस पर आगे बढ़ेगी जब केंद्र सरकार, यूपी सरकार और ट्रस्ट तीनों को नोटिस जारी करे और एसआईटी रिपोर्ट की जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसको मांगे। लिहाजा ये प्रारंभिक प्रक्रिया कोर्ट की ओर से निभा दिया गया। कोर्ट ने सबसे नोटिस जारी करके एसआईटी की रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी मांग ली है। उसी आधार पर अगली सुनवाई जब होगी उसी आधार पे होगी। क्योंकि अब चूंकि नोटिस जारी हुआ है केंद्र सरकार को भी, यूपी सरकार को भी, एसआईटी को भी, तो इस तीनों को पक्षकार बनाते हुए जब रिपोर्ट मांगा गया तो ये तीनों
जो एजेंसी है उनको भी ये कहना होगा कि अब इस जांच का दायरा कितना बड़ा है, जांच में कौन कौन से बंधु सामने आ रहे हैं और क्या क्या वो जांच में खोज रहे हैं। अगर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें, तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है, राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है आप लोग चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पर कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है, तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आई एम द लीडिंग पिटिशनर इन द सेम। तो चलिए सीधे रुख करते हैं कमलेश जी का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, जिस तरह से सुनवाई को लेकर ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, वहीं इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि ट्रस्ट की बैठक भी होनी है 22 तारीख को, तो क्या लगता है ये जो नोटिस जारी हो गया है, अब ट्रस्ट की होने वाली इस बैठक पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? चलिए, तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए शुक्रिया। फिलहाल आपको बताते चलें कि जिस तरीके से सोमवार को अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, किस तरह का स्टेज जो है वो इस मैटर में असिस्ट करना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ कोर्ट ने जो है स्टेट को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को बोला है, जो एसआईटी की ऑनगोइंग जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मंडे को वापस इस पे सुनवाई होगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आगे क्या स्टेप होता है। आप लोग चाहते क्या है इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि मीनवाइल हम चाहते हैं कि कोर्ट मॉनिटर, इसके पहले भी अगर सुप्रीम कोर्ट के चाहे कई सारे मामले अगर टेम्पल्स के देखें तो उसमें कोर्ट ने जो है इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी, और कई सारे मैटरों में ये हुआ, उसी बेस पे हमने ये डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को जो है देखे, और साथ ही साथ अन्य मामलों पे जो है इसका जितने भी डोनेशन अभी तक मिले हैं उसको पब्लिश किया जाए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज गायब हो रहे हैं उन सबको प्रिजर्व किया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यानी कुल मिलाकर अब नजर टिकी है सोमवार पर, क्योंकि सोमवार को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज जो सुनवाई की है उसमें ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया गया है।